हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशलिज्म के बारे में। ऑलरेडी हमने दो आइडियोलॉजीज कवर कर ली हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप आपने दोनों वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि आप पहले लिबरलिज्म को समझेंगे, देन उसके अपोजिशन में कौन सी आइडियोलॉजी निकल कर आई, कंजर्वेटिज्म की बात निकल कर आई, जो ट्रेडिशन, मोरालिटी और रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी। उसी तरीके से जो हमारा लिबरलिज्म है वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम, इक्विटी, इन सारी चीज़ों की ज़्यादा बात करती थी। उसी के साथ साथ हम दूसरी एक आइडियोलॉजी पढ़ेंगे सोशलिज्म के बारे में। ये किस चीज़ के रिस्पॉन्स में निकल कर आई, क्या इसके कोर आइडियाज़ रहे हैं, कौन एसोसिएट थिंकर्स रहे हैं, उनके मेजर वर्क को पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सोशलिज्म को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सोशलिज्म डिस्कस करने से पहले ये आइडियोलॉजी है कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। अगर हम 18th और 19th सेंचुरी की बात करें, पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जिसका प्राइमरीली अगर हमें एक कोर स्पेयर दिखता है, कोर सेंटर दिखता है, तो वो हमें यूरोप दिखता है। ठीक है। यूरोप में ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज लग रही थी। बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे या फिर जो बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा बड़ा अपना ग्रोइंग क्या कर रहे थे, बिजनेस सेटअप कर रहे थे। वो बहुत हैंडफुल थे। ठीक है। मतलब अगर आप मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, एलिट क्लास से आते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी फैक्ट्री पे लाखों लोग काम करते थे, जो कि एकदम मजदूर किसान वर्कर्स थे, जो डेली वेजेस पे काम करते थे। उन्हें बहुत बहुत कम पैसे वगैरह मिलते थे। तो इस तरीके से इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर निकल कर आया, जिसने एक नया स्ट्रक्चर सोचा। जिसने सोचा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उनका मानना था जो ओनर है वो तो मस्त एसी में बैठा हुआ आराम से टीवी देख रहा है, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और काम के वक्त क्या होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसके पॉकेट में जाता है? जो एलिट क्लास होती है, जो वर्क वहाँ का बिजनेसमैन होता है, जो वहाँ उन लोगों का कौन होता है, एक तरीके से कह सकते हैं हेड होता है, उसके पॉकेट में जाती है। बाकी जो बचा खुचा बैर मिनिमम होता है वो सारे लोगों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा गलत बताया गया। इसको सोचा नहीं, ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, इसमें क्या हो रहा है, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जो हैंडफुल्स बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोशलिज्म का आइडिया निकलता हुआ दिखाई देता है इन्हीं स्कॉलर से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ओरिजिन इसका, पहले देखेंगे 19th सेंचुरी एज ए रिएक्शन टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो इंडस्ट्रियल से जब इंडस्ट्री लग गई तो उसके साथ साथ क्या है, कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म का मतलब होता है आप अपने मन से, आपको फ्रीडम है कोई भी काम करने की। ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस को हम कैपिटलिज्म से ही एसोसिएट करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। तो जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, आप जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसकी पैसे से पॉकेट भरी हुई है, ठीक है, तो वो कोई भी क्या कर सकता है, बिजनेस खड़ा कर सकता है, कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो कभी मार्केट में जाके नहीं कॉम्पिटिट कर सकते, कभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, या फिर उनके पास बिजनेस ऐसा हो चुका है कि लोग वहाँ से अपना स्विच ही नहीं कर रहे हैं चॉइसेस को। तो बहुत कम चांसेस मिल पाते हैं कि जो नया स्टार्टअप है या फिर नए जो मार्केट में उतरे हैं लोग, वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है। तो इस कैपिटलिज्म के रिवोल्यूशन में और इसके रिएक्शन में हमें सोशलिज्म देखने को मिलता है, जिसके आइडियाज़ बिल्कुल इसके अपोजिट है कैपिटलिज्म के। इसका मीनिंग देखेंगे, सिस्टम एडवोकेटिंग सोशल ओनरशिप। तो ये जो सिस्टम है सोशलिज्म का, वो ये कहता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो गई, चाहे वो स्टेट हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, उन सब का क्या होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिसमें जो सोसाइटी के लोग हैं, जो उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट हो वो उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। तो ये बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। अगर एक पेन की फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, और उसमें 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 100 वर्कर्स ने एक वर्कर क्या कर रहा है, 10 मतलब यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, 10 पेन बना रहा है एक दिन में। तो वो सब जब 100 वर्कर्स हैं, वो अपने अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, कार्टन्स में भर देंगे और जाके मार्केट में सेल कर देंगे। देन उससे जो भी प्रॉफिट उन्हें मिलेगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे आपस में। तो ये हमारा सोशलिज्म कहता है। इससे क्या होता है, इससे इक्वालिटी आती है, समाज में सब लोग कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों, मेहनत भी सारे लोग बराबर कर रहे हैं, तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो मेहनत का जो फल है कहते हैं, या फिर जो पैसे हैं, वेल्थ है, वो सारे लोगों में कैसे होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। उनके ऊपर कोई मालिक नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन करने वाला नहीं होना चाहिए। सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, उनके हाथ में होने चाहिए, उसकी सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। एंड वेलफेयर, और इसी से क्या आएगा, वेलफेयर आएगा लोगों को। जब लोगों के हाथ में पैसा होगा वो अपने क्या करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधार पाएंगे, अपने रहने का तरीका सुधार पाएंगे, हाइजीन से रहेंगे, ठीक है, घरों में रहेंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, अच्छी एयर लेंगे, ठीक है, अच्छा वर्क प्लेस होगा उनका, और इसी तरीके से क्या है, एक वेल स्टैब्लिश सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके कीवर्ड्स देखो हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या है, इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। जब सारे ही लोग मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं और सारे ही लोग मिलकर खा रहे हैं उस चीज़ को, या से उससे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो उन्हीं में इक्वल डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिससे क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी किसमें, सोसाइटी में। साथ में यही सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहता है, जब इक्वालिटी होगी तभी तो क्या होगा, सोशल जस्टिस होगी, ठीक है। एंड कलेक्टिव ओनरशिप की बात करते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप का मानना है कि 8-10 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मिल के किसी हैवी इंडस्ट्री को लगाया हुआ है, वहाँ पे जाके वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, तो इसको कलेक्टिव ओनरशिप कहते हैं। अब जैसे कलेक्टिव ओनरशिप में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप अगर बिजनेस वगैरह देखते हो, अभी कोऑपरेटिव बिजनेस देखते हो, वो इन्हीं के एग्जांपल्स तो ये, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं आपस में और वो सोचते हैं कि हम इस चीज़ का बिजनेस करेंगे, देन वो बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं और जो भी प्रॉफिट उन्हें जनरेट होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कॉपरेशन देखने को मिलता है, एक दूसरे के क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से ही क्या है, मार्केट में आ पाते हैं, कॉम्पिटिट कर पा सकें और अपना भी वेल्थ को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। और इसका गोल क्या है, सोशलिज्म से अगर हमने सोशलिज्म को अप्लाई कर दिया हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, तो इससे क्या होगा, तो इनका कहना है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन का पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे लोग जनरेट कर रहे हैं चीज़ों को, सारे लोग उसको खा पी रहे हैं, सारे लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, और इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस इनइक्वालिटी, और इसी से क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है समाज में, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये सारी इनइक्वालिटी क्या होगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एंड प्रमोट कॉमन गुड, और इसी से क्या होगा, कॉमन गुड को हम प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है, सारे लोगों के लिए बात कर पाएंगे, सारे लोगों की भलाई के लिए बात कर पाएंगे। तो यही सोशलिज्म के कोर आइडियाज़ और कोर गोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई किस तरीके से हम कोर आइडियाज़ की बात करते हैं, सोशलिज्म में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल इसको ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसके की फीचर्स और एक बार देख लेंगे, क्या की फीचर्स कहते हैं इसमें, कलेक्टिव और पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देखो कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब एक तरीके से समझ लेते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत बड़े बड़े शहर में, सिटी में, तो उसमें क्या होता है, कॉमन पार्क होते हैं, पब्लिक पार्क होते हैं, कम्युनिटी पार्क होते हैं, कम्युनिटी लॉज होती है, और इन सारी जगह में क्या होता है, उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ वही उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पूरी प्रॉपर्टी का जो रख रखाव होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, तो वो सोसाइटी के लोग ही देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इससे। तो ये जो सोशलिज्म वाले हैं ये भी कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, पूरे देश में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो खेती से हो रहा हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो रहा हो, चाहे सर्विसेज से हो रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो रहा हो, उनको सब में क्या करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए अमंग पीपल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो सोशलिज्म में भी आगे चल के हमें रिजिडिटी देखने को मिलेंगी। अभी तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं हैं इसके बारे में कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना ये जो सोशलिज्म है वो आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे सोशलिज्म की, वो क्यों सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सोशलिज्म को अपनाया था, उन्होंने बाद में सोशलिज्म को कम्प्लीटली छोड़ दिया, ऐसा क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ क्लास डिफरेंसेस। इससे अगर सोशलिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाएगी, सारे लोगों के पास पैसे होंगे, किसी के पास कोई अमीर नहीं होगा, समाज में कोई गरीब नहीं होगा, सारे लोग एक जैसे होंगे। सोचो एक ऐसे आप अपने दिमाग में ऐसा विचार बना के चलो, एक सोसाइटी है जिसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सारे लोग बराबर हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, आपके पड़ोसी के पास 10 रुपये हैं, और पूरे समाज में जितने लोग रह रहे हैं सारे लोगों के पास 10 ही रुपये हैं, ठीक है, किसी के पास 11 नहीं है, किसी के पास 9 नहीं है। तो ऐसे समाज की लोग बात कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, रिडक्शन होगा क्लास डिफरेंसेस में। क्लास डिफरेंसेस का मतलब होता है जो अमीर गरीब छोटे बड़े ये जो होता है ना, ये क्लास हम जिसको बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, इन्हीं का क्या होगा, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो किससे क्रिएट होता है, वेल्थ से क्रिएट होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसके पास कम पैसे हैं, तो इन्हीं सारे बेसिस पे कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो जब सबके पास एक जैसी वेल्थ होगी, एक जैसे प्रॉपर्टी होगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, सबके पास काम होगा, तो कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, ठीक है।
साथ में इसमें देखते हैं सोशल जस्टिस की ये बात करते हैं, ठीक है। समाज में इस तरीके से क्या है कि जस्टिस आएगी, सारे लोगों को जस्टिस मिल जाएगी, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, सारे लोगों के पास सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें होंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि एक घर वाले गरीब हैं उनके पास कुछ नहीं, नहीं, जो तुम्हें अगर फ्रिज है एक घर में तो पूरे जितने भी समाज के लोग हैं सारे लोगों के घर में फ्रिज होगा, ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं। और इसी तरीके से क्या होगा, वेलफेयर स्टेट हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे। वेलफेयर स्टेट का मतलब है यहाँ पे सारे लोग खुश हों, सारे लोग अपनी मनमर्जी से रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं और एक जैसी खुशहाल ज़िंदगी दे रहे हैं, ठीक है। ये मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो सोशलिज्म आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देन डेमोक्रेटिक प्लानिंग होनी चाहिए सारी लोग चीज़ों की, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग का मतलब है कि जो सारे लोग हैं समाज में उन सबकी सहभागिता होनी चाहिए, उन सबका कहना होना चाहिए, उन सबकी वॉइस होनी चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, कोई भी डिसीजन बना लिया कि ये होना चाहिए और जो बाकी के लोग रह गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सारे लोग मिलके कोई पॉलिसी लॉज बनाएंगे और सारे लोग ही उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो सोशलिज्म इसकी भी बात करता है। एंड द कॉपरेशन ओवर कॉम्पिटिशन, और ये बात करते हैं कॉपरेशन के, समाज में सब लोगों को क्या करना चाहिए, कॉपरेशन करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसको जाके आप पैसे से मदद करो। पहली बात तो होगा नहीं क्योंकि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, तो हर घर में हर किसी के पास काम होगा, हर किसी के पास क्या होगा, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जिससे क्या होगा, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन जा रहे हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तब भी तुम्हें उतना ही इक्वल मिल रहा है, और तुम कम काम कर रहे हो तब भी तुम्हें उतना ही मिलना है, ठीक है। क्यों मिलना है, क्योंकि सोशल सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है। सोशलिस्ट पैटर्न पे तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है, तो इसमें यही होगा, कंपटीशन होगी नहीं कि तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी या फिर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसमें, बाकी का जितना सबको मिल रहा है, जो काम आपके बराबर कर रहे हैं उनको भी, जो काम आपसे कम कर रहे हैं उनको भी, जितना सबको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो कंपटीशन को पूरा नल कर देता है यहाँ पे ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। देन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझ लें कि सोशलिज्म डेवलप कहाँ से हुआ, कौन कौन से इसके आइडियाज़ हैं और कहाँ से इसके रूट्स हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अर्ली रूट्स देखते हैं प्लेटो के रिपब्लिक में, ठीक है। अब जो प्लेटो हैं, तो प्लेटो के थोड़े बहुत बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये अर्ली बहुत ज़्यादा एंशंट फिलोसोफर हैं, ये एथेंस से हैं, ग्रीक से, ठीक है। तो ये बहुत पुराने हैं। सबसे पहले आप प्लेटो को पढ़ते हो, देन अरिस्टोटल को पढ़ते हो। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा हुआ है, थिंकर्स को पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो ही आते हैं। उनके बाद से हम पूरी वेस्टर्न फिलोसफी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो प्लेटो ने एक बहुत ही बोल सकते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने जब बताया था तब उन्होंने ही सोशलिज्म के बारे में बात की थी, जिसमें कम्युनल ओनरशिप की बात करते हैं। सोशल ओनरशिप, कम्युनल ओनरशिप एक ही बात होती है इसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि समाज में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो सारे लोग क्या करें, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कैप्चर कर लें और वो ही क्या करें, आपस में उसको प्रोडक्शन करें उसका, और जो भी उसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आपस में बराबर बराबर बांट लें। और इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा, वहाँ का किंग इंश्योर करेगा, ठीक है। जो प्लेटो होते हैं वो मोनार्की के तो सपोर्टर होते हैं, लेकिन मोनार्क को कहते हैं फिलोसफर किंग, मतलब एक ऐसा राजा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा दार्शनिक हो गया, मतलब 50 साल की उम्र पे एक राजा को बनाओ और जब वो पैदा हो तभी से उसको पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो, उसको मोरालिटी का पाठ पढ़ाओ, उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दो, उसकी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करते। ये प्लेटो के जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसके रूट्स कहाँ से निकले। तो प्लेटो के आइडिया से ही निकले हैं। जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है उसमें वो कहते हैं कि कम्युनल ओनरशिप होनी चाहिए सारी चीज़ों की, जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे लोगों को क्या कर दो, एकदम कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, और सारे लोग क्या करें, एक अच्छी सी बढ़िया जिंदगी, आइडल जिंदगी को क्या कर सके, जी सके, ठीक है। एंड द मॉडर्न सोशलिज्म अरोज आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो हम मॉडर्न सोशलिज्म की बात करते हैं, ये तो अर्ली सोशलिज्म की बात हुई, ये तो बीसी में हुए थे, ठीक है, बहुत पुराने हैं प्लेटो। लेकिन हम अगर मॉडर्न सोशलिज्म की बात करते हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में क्या हुआ था, जनरेट हुआ था। अगर आप कितनी भी रेवोल्यूशन की बात करो, रशियन रेवोल्यूशन की बात करो जिसमें लेनिन के बारे में हम पढ़ते हैं, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ो, तो उसमें क्या है, जो लोग थे वो किस चीज़ के खिलाफ उतरे थे सड़क पे, वो लोग उतरे थे कैपिटलिज्म के खिलाफ। क्योंकि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी, जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी तो होती नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, इकोनॉमी थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो गई थी। वो गरीबों का हद से ज़्यादा शोषण कर रही थी, उनके रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, लोग छोटे छोटे कमरे में 10-10, 20-20 लोग पैक्ड होते थे, उसमें रहते थे बहुत बुरी तरीके से, बुरी कंडीशन में। और इस तरीके से जो प्रॉफिट होता था वो मस्त जो बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, या फिर सरकार की पॉकेट में जाता था। तो इन सब चीज़ों से गुस्साएं भीड़ रहे हैं। 1789 में एक
बहुत बड़ी फ्रांस में क्रांति की थी, जिससे पूरे दुनिया में बहुत बड़े संदेश मिले थे। ठीक है, पूरी दुनिया भर में, यहाँ तक कि इंडिया के भी काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि फ्रांस की रिवोल्यूशन ऐसी थी जो एक सवाल क्रिएट कर रही थी, मतलब एक क्वेश्चन क्रिएट कर रही थी पूरे वर्ल्ड में कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का, जिसमें सारे लोग खुश रहें, किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कोई एक्सप्लॉइट करने वाला ना हो। तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तब बहुत सारे थिंकर्स निकल कर आते हैं, वो बताते हैं कि हम बताएंगे कि किस तरीके से सोसाइटी को आप स्ट्रक्चर को, ताकि ऐसे क्योस या फिर ऐसे इवेंट्स आपको आगे देखने को ना मिलें। और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, जिसके साथ कैपिटलिज्म का बहुत बहुत ज़्यादा उदय होता है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म जो करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन होते हैं? एलिट क्लास होते हैं, चर्च वाले भी मिले हुए होते हैं इनसे। जो गरीब आदमी है, जो कॉमन पीपल है, वो पिसता जा रहा है। बाकी सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हो गए, चाहे बड़े बड़े ये धार्मिक पुजारी वगैरह हो गए, पुजारी तो नहीं होते थे, चर्च में जो पॉप होते थे, ठीक है, क्लर्जी जिसको कहते थे, पूरा उनका भी एक ग्रुप होता था एलिट पर्सन का, तो वो सारे लोग मजे मारते थे। तो इन सब के रिस्पॉन्स में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी निकल कर आती है, जो हम देखते हैं। एंड इट रिस्पॉन्स टू कैपिटलिज्म एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। ये किसके रिस्पॉन्स में निकलती है? कैपिटलिज्म के। ठीक है, कैपिटलिज्म आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है। ठीक है, सारे लोग अपने मन से काम कर सकते हैं, सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपने मन से ही कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई भी प्रोड्यूस बेच सकते हैं मार्केट में, कुछ भी कर सकते हैं। ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है। उसी तरीके से क्लास का एक्सप्लॉयटेशन इससे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जब सोशलिज्म आ जाता है तो पूरी तरीके से क्लास का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास के एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अमीर जब गरीब को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करता है और उसको परेशान करता है। तो इससे देखो इन्फ्लुएंस कौन होते हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ यूटोपियन थिंकर्स। देखो यूटोपियन थिंकर क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यूटोपियन सोशलिज्म एक टाइप ऑफ सोशलिज्म है। इन्हें यूटोपियन सोशलिज्म क्यों कहा गया, ये भी हम पता करेंगे। तो जो यूटोपियन सोशलिज्म से, उनसे ओवन हो गए, फ्यूरियर हो गए, सेंट साइमन हो गए, ये सारे क्या है, बहुत ज़्यादा एसोसिएट थिंकर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, जिसमें हम सोशलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्यों है? क्योंकि जो सोशलिज्म था वो दुनिया के हर अलग अलग हिस्से में फैला हुआ था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस थे। तो वो चेंजेस कहाँ थे, कहाँ के सोशलिज्म क्या चीज़ फॉलो करी, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जो पहले टाइप के सोशलिज्म की बात करते हैं तो वो है यूटोपियन सोशलिज्म। ठीक है, यूटोपियन सोशलिज्म से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं वो रॉबर्ट ओवन है, फूरियर हैं एंड सेंट साइमन है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने थिंकर्स डाले हुए हैं, वो आपको नाम याद रखने हैं। फिर मार्क्सियन सोशलिज्म क्या कहता है वो भी आपको पढ़ना है। मार्क्सियन सोशलिज्म में मेनली दो ही हैं, एक है कार्ल मार्क्स और उनके बेस्ट फ्रेंड है एंजल। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं। साथ फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में, जिसमें बर्नस्टीन, नेहरू और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। देन फैबियन सोशलिज्म है जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करता है, फैबियन सोसाइटी की बात करता है यूके में। ये यूके में आया था सोशलिज्म। इनका कहना है कि कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरीके से रेवोल्यूशन के थ्रू उखाड़ के मत फेंको। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर में कोई ना कोई कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आओगे, उन सारी चीज़ों को ख़राब करने लगोगे जो बहुत ज़्यादा एज ओल्ड ट्रेडिशन है हमारी, या फिर हमने प्रिजर्व करके रखी इन द नेम ऑफ कल्चर। ठीक है, तो इनका मानना है कि हमें ना समाज में या फिर जो हमारा जो इकोनॉमी है उसमें धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए, ताकि जनता में क्या हो, आक्रोश ना बढ़े, जनता भी हमसे खुश रहे और हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरीके की बात करते हैं फैबियन सोशलिज्म वाले। फिर आते हैं गिल्ड सोशलिज्म के बारे में। गिल्ड सोशलिज्म का कहना है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने गिल्ड्स बना लें। ठीक है, गिल्ड्स का मतलब होता है यूनियन होते हैं वर्कर्स के। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा किस तरीके से वर्कर्स होते हैं वो पूरे फैक्ट्री के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसमें से जो अमिताभ बच्चन होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और जो दुश्मन होता है उससे कहते हैं हमारे हक की आवाज़ नहीं मानी तो हम तेरी फैक्ट्री में आग लगा देंगे। तो जो वर्कर्स के गिल्ड का मतलब यही होता है, आप सिंपली समझो। ये क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं बड़े बड़े यूनियन बना लेते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पर मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, और अगर उनकी डिमांड नहीं मानी जाए तो वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। और फिर पूरे जो उनके एरिया के हो गए या फिर उनके जान पहचान, इनके भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो वो सब में कह रहे थे कि काम नहीं करेंगे, हड़ताल चल रही है, और फिर इस तरीके से सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए जो बिजनेसमैन उनको इतना ज़्यादा घाटा हो जाता है कि उन्हें उनकी मजबूरों के बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, देन उसके बाद हम 6 नंबर पे पढ़ेंगे नार्को सोशलिज्म, जिसके बैकनेन और
क्रोपोटकिन, पता नहीं ये क्या नाम लिखे हैं, वो इसके थिंकर्स हैं। देन हम लास्ट में इसकी फाइनल स्टेट पढ़ेंगे कम्युनिज्म के बारे में, जिसमें रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में बोला गया है और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट के बारे में बोला गया है। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कैपिटलिज्म का, वो हम हज़ारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है। पहले राजा ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, तो राजा ने फ्यूड्स बना दिए, फिर फ्यूड्स लॉर्ड बना दिए, उसके बाद राजा के बाद थोड़ी पावर्स कम हुई तो बड़े बड़े गवर्नमेंट आ गई कि डेमोक्रेसी के नाम पर, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर उन गवर्नर ने हमारा क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। तो ये जो पूरा सिस्टम है कैपिटलिज्म का, वो ऐसे ख़त्म नहीं होगा। तो ये कम्युनिज्म वाले कहते हैं कि फिर कैसे ख़त्म होगा, तो उन्होंने बोला है कि समाज में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए, एक क्रांति आनी चाहिए, जिसमें लोग पूरी तरीके से क्या करें, उस सिस्टम को उखाड़ने के लिए अपने हाथ में हथियार ले लें, सड़कों पर उतर जाएं, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सब गद्दी से निकाल दें, और इस भागदौड़ में मौत तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब इन चीज़ों को जाया बताते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है कि मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े भी तो किए हैं। तो ये रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं कि इस तरीके से किसी के आगे हाथ जोड़ के आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप स्वयं ये काम करो, आप स्वयं सड़क पे उतरो, स्वयं अपने हाथों में हथियार लो और उस जो स्ट्रक्चर है, जो सरकार है, उसको ललकारो और उसको गद्दी से हटाओ, ठीक है। और इनका मानना है ऐसा होगा तो उसके बाद एक डिक्टेटरशिप क्रिएट हो जाएगी उस स्टेट में, किसकी, प्रोलिटेरिएट की। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है पीजेंट्स, मतलब किसान, वर्कर्स उनको कहते हैं, ठीक है। जितने भी लो उसमें सिटीजनशिप में आते थे उस टाइम, लो जो एक्टिव, लो और एक्टिव में इस तरीके से डिवाइड कर रखा था सिटीजन्स को। तो जो लो में आते हैं जैसे डेली वेज वर्कर्स हो गए, और होममेड वर्कर्स हो गए, और ये बेकरी पे काम करने वाले हो गए, फार्मर्स हो गए, तो कहते हैं कि इन सब की डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। मतलब कि जब ये बन जाएंगे राजा, तो ये क्या करेंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, चीज़ों को बताएंगे कैसे होनी है कैसे नहीं होनी है। आप जब ये आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई भी आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो, अपने दिमाग में इंडिया का पर्सपेक्टिव लेकर चला करो। अच्छा, इंडिया के बारे में हम ऐसा सोच रहे हैं, अब मैंने जब बताया कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाए, तो आप सोचो कि इंडिया के जितने भी वर्कर्स हैं, किसान हैं, वो पूरे स्टेट को ख़त्म कर दें, पूरी तरीके से दिल्ली विल्ली में घुस जाएं और पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर ख़त्म कर दें और पावर अपने हाथ में ले लें। फिर उसके बाद वो रेगुलेट कैसे करेंगे चीज़ों को? क्या इतने समझदार हैं सारे लोग कि वो प्रोडक्शन करेंगे और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली इक्वली? तो ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा आप क्या करें, आइडिया लगा पाएँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो गया तो यहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यही तरीका होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें रिटेन हो जाए दिमाग में, जब आप उसको क्या करने लगते हो, किसी न किसी चीज़ से कंपेयर एसोसिएट करने लगते हो, ठीक है। देन हम अब ये सारे आइडियोलॉजीज हम एक एक करके पढ़ेंगे और डीप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में। तो यूटोपियन सोशलिज्म क्या कहता है, वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके थिंकर्स पहले हम देख लेते हैं, इनके विचारक कौन कौन से हैं। रॉबर्ट ओवन है, फ्यूरियर है और सेंट साइमन है। इन तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इनका मानना है मोरल परसुएशन एंड द कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़। इनका मानना है कि जो सोशलिज्म है वो एकदम आइडियलिज्म की तरह डेवलप होगा। आइडियलिज्म समझते हो, जहाँ पे कोई एकदम पीसफुल ग्रेजुअल चेंज होगा, मतलब आराम से होगा। इसमें क्या है, क्लास स्ट्रगल नहीं होगा और आइडियल सोसाइटी को हम क्रिएट करेंगे। मतलब कि जब सोशलिज्म हम इस्टेब्लिश करेंगे तो सारे लोग अच्छे होंगे, सारे लोग आपस में चीज़ों को बांटेंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे। और जो स्टेट है, जो मतलब कि जो राज्य बैठा हुआ है, स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट हो गई, मोनार्क हो गया, कोई भी हो गया, जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो जो स्टेट है हम उससे क्या करेंगे, हम उनसे ही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ आप ऐसा करिए, हमारे यहाँ पे सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कीजिए, हमारे रिफॉर्म की बातें कीजिए। और ये इस तरीके की बात करते हैं। मतलब इनका मानना है रेवोल्यूशन मत करो, क्रांति मत लाओ, जो सिस्टम है उससे ही आप क्या करो, थोड़ी सी मिन्ती करो या फिर सिस्टम को ही धीरे धीरे अपने आप में चेंज लाने दो, ठीक है। एंड इट एम्फोसाइजेस आइडियल सोसाइटी। और ये आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं। सोचो 20th और 19th सेंचुरी में आइडियल सोसाइटी की बात कर रहे हो। मतलब कि एक, वो कहते ना, अपने हिंदू में कहावत है, राम राज्य जिसको कहते थे, ठीक है, जिस पे सारे लोग बहुत ज़्यादा सच बोलते थे, कोई किसी को मारता था करता नहीं था। तो ये लोग सोच रहे हैं 21st सेंचुरी में आइडियल सोसाइटी का क्रिएशन ये कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन क्लास स्ट्रगल। तो उनका मानना है क्लास स्ट्रगल मत करो। मतलब कि ये मत देखो कि जो ऊपर बैठे तुम्हारे जो मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, कि नहीं, तुम उन्हें ऐसे मत देखो, तुम उन्हें दोस्त मान के देखो कि हाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम्हारा ये सब कर रहे हैं। इसीलिए इनको यूटोपियन सोशलिज्म क्या है। अगर आप यूटोपियन सोशलिज्म की बात करो तो यूटोपिया जो वर्ड है उसको हम एक सेंस में यूज़ करते हैं जो ख्याली होता है, ख्याली सोशलिज्म जिसको कहते हैं। अब ये ख्याल ही तो बुन रहे हैं। तो जो यूटोपियन सोशलिज्म है, ये नाम इन्हें पता है किसने दिया, इन्हें कार्ल मार्क्स और एंजल ने ये नाम दिया था यूटोपियन सोशलिज्म, क्योंकि उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में साइंटिफिक सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये
सोशलिज्म किस तरीके से अलग था यूटोपियन सोशलिज्म से, और साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था, उसकी जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, मोरल परसुएशन की बात करते हैं, मतलब आप सरकार से विनती करो कि सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करो, सरकार ही आपके लिए कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेगी, सरकार ही आपके लिए कोऑपरेटिव्स जो है बिजनेस वो खड़े करेगी, और फिर आप इस तरीके से रहो, मतलब कि गड़बड़ी मत करो इस स्ट्रक्चर में, लेकिन तुम सरकार से विनती करो, अपने जो मालिक वगैरह हैं, तुम्हारे जो बिजनेसमैन हैं, वो खुद ये चीज़ सोचें कि हमें अपने समाज का भला करना है। तो इस तरीके की बातें करते हैं ये सारे, रॉबर्ट ओवन है, फ्यूरियर हैं, चार्ल्स फ्यूरियर इनका नाम है, सेंट साइमन है। ठीक है, एंड क्रिटिसाइज एंड अनरियलिस्टिक बाय मार्क्स। तो जो कार्ल मार्क्स आते हैं लेटर पीरियड में, वो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते, कहते हैं कि तुम लोग पागल वागल हो गए, ऐसे हो सकता है क्या, मतलब तुम ह्यूमन का नेचर देखो, उसके बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहे हो। मतलब ऐसा कौन होगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जो ये चाहेगा कि हम मतलब कि रिफॉर्म लाएं समाज में। उसको तो अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मार्केट में वो उतरा ही प्रॉफिट के लिए, उसको क्या पड़ गया, तुम्हारे घर पे फ्रिज नहीं है, तुम्हारे घर पे 2 वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। तुम्हें पैसे देगा, जो भी तुम्हारा बन रहा होगा उसके बाद निकल लेगा। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो यूटोपियन सोशलिज्म वाले होते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में ये लेकर आते हैं अपना साइंटिफिक सोशलिज्म। अब साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके नाम में ही पूरा क्लियर हो जा रहा है कि ऐसे सोशलिज्म की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल फॉर्म में हम ला सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल। तो इनका जो क्लास मार्क्सिज्म सोशलिज्म है वो कहता है कि जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, वो एक हिस्ट्री पे डिटरमाइन हुआ है। मतलब कि इनका मानना है कि जो हमारी जो इतिहास है उसने ही क्या किया है, बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरा है, जिन स्टेजेस ने लास्ट में आके उसको क्या बना दिया है, कैपिटलिस्ट कंट्री बना दिया है, या फिर कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा दिया है। उनका मानना है पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, यहाँ पे लोग क्या करते थे, बस खाते पीते थे और बस मस्त वस्त होते थे। उसके बाद धीरे धीरे लॉर्ड्स का जन्म हुआ, उन्हीं में से, उन्हीं लोगों में से कुछ जो ग्रीडी पर्सन थे वो लॉर्ड्स बन गए, जिसमें फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म के बाद इस तरीके से कैपिटलिज्म की बात करते हैं। इस तरीके 4-5 स्टेजेस देते हैं ये। ठीक है, एंड और वो चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ सोशलिज्म के आइडिया को डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, हम यहाँ कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सोशलिज्म को पढ़ रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं और क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। इनका मानना है कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी से जो फ्यूड्स बने थे, फ्यूड लॉर्ड बने थे, तब फिर से क्या हो गया था, समाज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया था। क्यों, जो लोग पीछे रह गए वो छोटे लोग बन गए, और जो फ्यूड्स बन गए वो लार्जर बन गए। फिर उन्होंने उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, वो लार्जर से और लार्जर बन गए, तो जब जो नॉर्मल फ्यूड्स रह गए पीछे, उनका फिर उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया। तो इनका मानना है जो पूरा इतिहास है, पूरा ह्यूमन हिस्ट्री, वो पूरा स्ट्रगल से भरा पड़ा है, क्लास के बीचेस में स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, आज भी हो रहा है। अगर आप बात करोगे तो हम लोग अपना सोशल स्टेटस सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भी चीज़ें देख रहे हैं। तो हमेशा हम इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कब हमारी चीज़ें सुधरें, हम एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल को जी पाएँ। ठीक है, तो ये कहते हैं, ये मार्क्सवादी कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए, अबॉलिशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसको ख़त्म कर दो, जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सबको ख़त्म कर दो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन कर दो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को कह दो कि नहीं, तुम अपने घरों से निकलो, ये घर सबको किसको दिया जाएगा, जो कॉमन पीपल है उनको दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, मतलब कि सारे के सारे लोग क्या है, एकदम बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, और सारे लोग एकदम से ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं और ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग अपने मेहनत का फल खा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की बात करते हैं। एंड द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, और इनका मानना है कि जो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ा जो स्टेट में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए किसान वर्ग, और जो वर्कर है वो सबसे बड़े होने चाहिए, और उन्हीं की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। मतलब वो ही काम करेंगे और वो जैसा जैसा कहेंगे समाज में वैसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वही जब अन्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हमारे लिए कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे लिए बेसिक ह्यूमन नीड्स बना रहे हैं, तो उन्हीं को ही ये अथॉरिटी है, उनको ही ये राइट्स हैं कि वही डिसाइड करेंगे कि उस स्टेट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। और इनके जो गोल्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके क्या गोल्स हैं, मतलब ये सब करके ये क्या करना चाहते हैं। तो इनका मानना है हम एक क्लासलेस, स्टेटलेस और कम्युनिस्ट सोसाइटी को हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी क्लासेस में डिवीज़न ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, कोई बड़े बाबू छोटे बाबू ना हो। ठीक है, सारे के सारे लोग एक महान हो। और स्टेटलेस सोसाइटी हो, स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी राज्य में बड़ा राजा ना हो, क्योंकि जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो स्टेटलेस सोसाइटी ऑब्वियसली हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिज्म का मतलब ये है सारे लोगों को आप क्या कर रहे हो, बराबरी
पे रख रहे हो, ठीक है, एक ही पायदान पे रख रहे हो। तो इस तरीके से हम कम्युनिस्ट सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट करेंगे। इनके कीवर्ड हमें देखने को मिलता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। तो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक ली है 1848 में, जो उनकी बहुत ही मेजर बुक है, जिसमें ये क्या करते हैं, सोशलिज्म के आइडिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये दोनों आइडियोलॉजी, यूटोपियन सोशलिज्म और मार्क्सिज्म सोशलिज्म, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड द फैबियन सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या क्या मतलब है? तो देखो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम में ही डेमोक्रेसी छुपा हुआ है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी से तो आप सारे लोग थोड़ा बहुत वाकिफ हो, डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे एक्सरसाइज की जाती है और उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्यों? क्योंकि आप खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड हैं, आप किस तरीके से उन राइट्स को एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिज्म प्लस डेमोक्रेसी, मतलब कि आप सोशलिज्म को लागू करो शहर में, सोशलिज्म को देश में लागू करो, लेकिन उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पैटर्न पे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशलिज्म आया एकदम से भगदड़ मच गई, कोई भी अपने हाथ में कुछ भी ले रहा है, कोई भी फैक्ट्री को ओन कर ले रहा है, कोई भी कुछ भी पकड़ ले रहा है और उसको मस्त पूरी तरीके से क्या है, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं एक बात कहूँ, जो मार्क्सवाद कहते हैं कि सोशलिज्म इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रोलेटेरिएट होनी है उनकी डिक्टेटरशिप हो रही है, तो आप एक खुद से दिमाग लगा के सोचो कि क्या सारे किसान में वो एबिलिटी है, जो मतलब जो एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टेट को रन कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, क्या वो उस तरीके से स्टेट को रन कर सकते हैं? मतलब एक बार को हमने मान लिया कि भारत में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, सारे किसानों ने अपने हाथ में शक्ति ले ली और स्टेटलेस सोसाइटी कर दी और बोल दिया आज से सोशलिज्म लागू हुआ। तो आपको लगता है जिस तरीके से आज हम स्टेबल डेमोक्रेसी हैं, स्टेबल कंट्री हैं, हम उस टाइम भी वैसे ही रहेंगे? क्योंकि आप दुनिया भर में प्रोटेस्ट देखते हो, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चले, उसके बाद कंडीशन कैसी हुई है देश की, वो आप सब देखते हो, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाले हैं उनका मानना यही है कि जो सोशलिज्म की आप बात कर रहे हो, तब से लेकर आओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक मींस पे लेकर आओ, मतलब कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट उसकी चूज़ करो, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए किसी भी मींस ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। जिससे क्या होगा, वेलफेयर स्टेट को हम प्रमोट कर पाएंगे, जिसमें सारे लोगों को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, सारे लोग क्या आएंगे, बराबरी पे आ पाएंगे, सारे लोग की हम बात कर पाएंगे, सारे लोगों की हम विशेस को फुलफिल कर पाएंगे और इसी से सोशल जस्टिस को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जब सारे लोगों की बात सुनी जाएगी, सारे लोगों के हक की बात में की जाएगी, तो इसी से तो सोशल जस्टिस आएगा। और इकोनॉमी जो होनी चाहिए पूरे कंट्री की, वो प्लान्ड होनी चाहिए। ये नहीं है किसी ने कुछ भी कर लिया, किसी ने कुछ भी ले लिया, कोई कुछ भी बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, कौन से वर्कर्स क्या काम करेंगे, कौन से पीपल कौन सा काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोसाइटी की बात कौन करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाले करते हैं। एंड दे रिजेक्ट वॉलेंट रेवोल्यूशन, प्रमोट पार्लियामेंट्री मेथड। इनका मानना है कि जो वॉलेंट रेवोल्यूशन की मार्क्सवाद बात करते हैं कि पूरी तरीके से हथियार ले लो, स्टेट के ऊपर कूद जाओ, उन सबको हटा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेवोल्यूशन तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है, वर्कर्स का ही नुकसान है, पीजेंट्स का ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि वेपनलेस जब लोग होंगे वो क्या ही लड़ पाएंगे इतने बड़ी शक्ति से, ठीक है। एंड प्रमोट पार्लियामेंट्री मेथड, उनका मानना है कि जो पार्लियामेंट्री मेथड है उसको अपनाओ, ठीक है। मतलब एक्ट लाओ, लॉज लाओ उनके फेवर में, जिस तरीके से आप सोसाइटी में सोशलिज्म को क्रिएट कर सको, ठीक है। ना कि अपने हाथ में हथियार उठा लो और आके सड़क पे चिल्लाने लगे और मतलब आज से सरकार खत्म और हम ही काम करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर होगा तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। एंड इट इज़ प्रैक्टिस इन स्कैंडिनेविया, हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और दी नेहरू के विज़न में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम नेहरू की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उनका विज़न प्रॉपर यही था कि हम डेमोक्रेटिक मीन्स पे सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करें, और उन्होंने इस डायरेक्शन में बहुत सारे काम भी किए थे। जब इंडिया स्टार्टिंग में आज़ाद हुआ था तो सारे जो पावर्स थे वो यूनियन के पास थे, और मोस्ट ऑफ द काम जो यूनियन गवर्नमेंट कर रही थी वो सोसाइटी के हक में कर रही थी, उनके फेवर में कर रही, ठीक है। और नेहरू का विज़न भी हमेशा यही रहा है कि गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबों को हटाओ। तो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का है खैर, लेकिन नेहरू का विज़न हमेशा यही था कि गरीबी को हटाओ, सब में इक्वल पैरामीटर्स पे बात करो, लोगों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दो, इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें फैबियन सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। फैबियन सोशलिज्म वाले क्या कहते हैं, इट इज़ फाउंडेड इन 1884 इन ब्रिटेन। ये 1884 में क्या होता है, ब्रिटेन में इसका इमर्जेंस होता है। एडवोकेट ग्रेजुअल रिफॉर्म नॉट रेवोल्यूशन, इनका मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, समाज में धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाने चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन होगा तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जो स्ट्रक्चर हमने हज़ारों सालों में खड़ा किया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, और क्या ही मतलब कि श्योरिटी है कि जो रेवोल्यूशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो परफेक्ट
बनेगा या फिर सोशलिज्म उसी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा जिस तरीके का आपने सोचा है। क्योंकि कहीं भी रिवोल्यूशन होता है उसके बाद कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। आप स्टेट प्रॉपर्टी को हार्म कर देते हो, आप सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हो, उसके बाद आप सोचोगे कि मतलब उसके बाद आप सोचोगे हम कंट्री को रन करेंगे, तो आप किस बेसिस पे करोगे? आपने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया देश में, तो आप ये सब कैसे करोगे? तो उनका मानना है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आप हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है? आप हमारे पार्लियामेंट्री में बैठो, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे आके, आप हमारी पॉलिसीज़ आप बताओ कि हम कैसी पॉलिसी बनाएं आपके फेवर में। आप हमें सजेस्ट करो कि हम कौन कौन से मेजर्स लें ऐसे जिसमें आपको बेनिफिट हो। तो ये क्या कहते हैं, ये फैबियन सोशलिज्म वाले कहते हैं, जो कि यूके में थे प्राइमरीली। ये पूरी दुनिया में, जो ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन सब जगह जब रिवोल्यूशन हुए नहीं तो पूरी दुनिया डर गई थी हमारे यहाँ भी ना हो जाए, हमारे वर्कर्स इनसे इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये लोग ना मजे मजे में, मतलब मजे नहीं, मतलब मना रहे हैं वहाँ के वर्कर्स को, नहीं नहीं भाई साहब प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम ऐसा करो हम ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसका हमें मेजर जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ पे देखना मिलता है। लेबर पार्टी ब्रिटेन में चलती है, ठीक है? आपने देखा होगा कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सत्ता में आ जाती है तो ये वर्कर्स की, यूनियंस की, इनकी सबकी बातें करती है, ठीक है? तो लेबर पार्टी जिसका नाम ही में लेबर छुपा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या करती है, इन्हीं सारे वर्कर्स के हक में बातें करती है। इसके की फिगर्स हम देखेंगे, सिडनी एंड बैट्रिस बेव एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है? ये इसके क्या हैं, की थिंकर्स हैं, की मेजर प्रोपोनेंट्स हैं, तो आप उनको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम की थिंकर्स ऑफ सोशलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से की थिंकर्स है सोशलिज्म के बारे में और वो क्या क्या बातें करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे प्यारे आ जाते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। इनको हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए थे प्राइमरीली। ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि पूरे जो हिस्ट्री है या फिर प्रेजेंट डे सोसाइटी है, हिस्ट्री से लेकर सोसाइटी तक हमेशा क्या है, ह्यूमंस में एक स्ट्रगल हुआ है। हमेशा ही अपने से बड़े लोगों से, अपने से बड़े स्टेटस के लोगों में हमेशा स्ट्रगल किया है। आज आप अपनी पोजीशन सुधारना चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना एक अलग स्टेटस वाले लोग रहते हैं कि हम जब अमीर हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी तो हम उनके जैसे काम किया करेंगे, हम उनके जैसे घूमेंगे। तो ये हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वॉर बोल सकते हैं जिसको, या फिर हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये भी हमारे लिए एक वॉर ही है। हम इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पसंद है जो हम अभी हैं प्रेजेंट डे, ठीक है? तो ये भी एक स्ट्रगल है। आप लाइफ में क्या करो, स्ट्रगल करो। और ये क्लासेस का स्ट्रगल है। आप जिस क्लास में, आप मिडिल क्लास में हो लेकिन आपको थोड़ा अपर क्लास में बढ़ना है, तो ये हमारे बीच में क्या है, ये एक स्ट्रगल है। तो इसी को ये क्लास स्ट्रगल कहते हैं। दूसरा है सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। सरप्लस वैल्यू का मतलब है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वर्कर को 10 ही रुपये मिलते हैं। बाकी का जो 90 रुपये है वो कहाँ जाता है, वो बिजनेसमैन की पॉकेट में जाता है, ठीक है? तो ये सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो सरप्लस वैल्यू है वो कहाँ आनी चाहिए, वो भी उस किसान के हाथ में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से वो जो सरप्लस वैल्यू वो कहाँ जाती है, उस बिजनेसमैन की पॉकेट में जाती है, ठीक है? और साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं जिसमें रिवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं कि हाँ, आपको रिवोल्यूशन के थ्रू क्या करना चाहिए, समाज में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फ्रेडरिक एंजल की बात करते हैं जिसमें ये को ऑथर होते हैं। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की बात करते हैं। ये को ऑथर किनके हैं, ये फ्रेडरिक जो एंजल हैं वो कार्ल मार्क्स के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। इन दोनों ने मिलकर ना बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जिनको साथ में पब्लिश किया है, और ये को ऑथर रहे हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है? ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की बात करते हैं। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का मतलब है कि जो जिस तरीके से क्या होगा, जिस तरीके से इकोनॉमिक बेसिस होगा उसी तरीके से ऊपर क्या होगा, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? मतलब जिस तरीके से मान लो अगर प्रिमिटिव सोसाइटी है, मतलब सारे लोग क्या कर रहे हैं, खेती वेती कर रहे हैं, तो हमारा जो समाज का स्ट्रक्चर होगा, जो हमारी इकोनॉमी होगा वो किस तरीके से, अग्रेरियन इकोनॉमी होगा। अगर हमारे समाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है, तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी। तो इस तरीके की बातें करते हैं दोनों लोग मिलके। फिर नेक्स्ट हम रॉबर्ट ओवन को देखते हैं जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि साथ में मिलकर आओ, साथ में मिलकर क्या करो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश करो, सारे लोग मिलकर काम करो और जो प्रोड्यूस है उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। फिर सेंट साइमन आ जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की विज़न करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका स्टेटस सुधरना चाहिए, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधरनी चाहिए, ठीक है? ये सारे ही सोशलिज्म की बात करते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्यू रखते हैं अपने। जो फ्यूरियर है वो कहते हैं
फिलेंस्टेरीज कम्युनल लिविंग को कहते हैं। कम्युनल मतलब अच्छी तरीके से रहना वहना सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें बताते हैं। एडवर्ड बर्नस्टीन का मानना है रिविजनिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं, जिसमें ये खुद कहते हैं कि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म होना चाहिए, ठीक है, कोई मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई तरीके की रिवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, सारे लोग क्या करें आराम से जो भी उनकी बातें हैं वो पार्लियामेंट से मनवाएं, चाहे लॉज के थ्रू चाहे किसी भी एक्ट वैक्ट के थ्रू, लेकिन कोई रिवोल्यूशन वगैरह ना करें, इस तरीके से बातें करते हैं। एंटोनियो ग्राम्स्की की अगर हम बात करें, ये कल्चरल हेजेमनी की बात करते हैं, ठीक है, ये थोड़े से कार्ल मार्क्स के क्या होते हैं, नहीं वो दूसरे होते हैं, ये कल्चरल हेजेमनी की बात करते हैं। और इनका ये मानना है कि किस तरीके से जैसे लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि एक तरीके से पैसों की तरीके से दुनिया को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इनका मानना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कल्चरली लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए, उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गए, तो हम डोमिनेंस में है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट डे देखोगे ना, आपसे बोला जाएगा कि नहीं तुम्हें डोमिनेट कर रही है वेस्टर्न कंट्री, तुम कहें नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देखो आपका रोज़ रहना सहना, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, इवन आपके सोच विचार, हर कहीं आपको वेस्टर्न चीज़ें दिखेंगी। आपके इंडिया की जो एसेंस है वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। या तो इतनी अच्छी हो तो दिखे भी, मतलब अच्छी हैं, सारी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बुरी थी तो वो हम तो फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें वेस्टर्न आइडियाज़ ज़्यादातर अच्छे ही लगते हैं सारे के सारे। तो ये कल्चरल हेजेमनी की बात करें, किस तरीके से एक कल्चर दूसरे कल्चर को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेता है वहाँ के लोगों में, और इस तरीके से उसकी हेजेमनी क्रिएट हो जाती है। इसके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो कार्ल मार्क्स और एंजल की इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ठीक है। ये इनकी बुक नाम का याद रखेंगे। रॉबर्ट ओवन की है अ न्यू वे ऑफ सोसाइटी, ये उनकी बुक है। सेंट साइमन की बुक है द न्यू क्रिश्चियनिटी। फूरियर की बुक है द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट्स। एडवर्ड बर्नस्टीन की है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एंड ग्राम्स की है प्रेजेंट नोटबुक, ठीक है। ग्राम्स की ये नोटबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, और लिख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम इसमें सोशलिज्म एंड प्रैक्टिस देखेंगे कि सोशलिज्म को किस तरीके से मॉडर्न डे प्रैक्टिस किया जाता है, किसी भी देश में इसका कोई महत्व है नहीं है, या फिर ये बस बुक्स में बंद के रह गया है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, सोशलिज्म के कौन कौन से प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ओवर में। तो सबसे पहले हम यूएसएसआर की बात करेंगे, जिसमें मार्क्सिस्ट एंड लेनिस्ट मॉडल चला था बाद में, ठीक है। यूएसएसआर आपको पता होगा, जो रशिया था वो पहले यूएसएसआर कहलाता था, और जो प्रेजेंट डे आप रशिया का मैप देखते हो वो इतना छोटा नहीं था। उसमें आसपास के जो 15 देश आपको देखते हैं, चाहे वो बेल्जियम हो गया, लिटाविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, और ये अभी किससे लड़ाई हो रही है, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ये सारे के सारे किस में आते थे, ये उसी यूएसएसआर में आते थे, ठीक है। क्योंकि पहले लड़ाइयाँ होती थी, वर्ल्ड वॉर होता था, तो ये टेरिटरी को एक्वायर कर लिया करते थे। तो वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हुआ सोशलिज्म का, और लास्ट में इतना रिजिड हो गया कि वहाँ कम्युनिज्म चलने लगा, ठीक है, जिसको आज हम कम्युनिस्ट कहते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी है या फिर ये कम्युनिज्म हुआ। तो वहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से जो लेबर थे या लेबर पार्टी थी उसके कंट्रोल में आ गई थी, वही सारी चीज़ों को ओन कर रहे थे, वही प्रोड्यूस कर रहे थे, वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वही कर रहे थे। तो यूएसएसआर में हमें मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट मॉडल देखने को मिलता है। जब वो रिवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पे, रशिया में। रशियन रिवोल्यूशन को आप अगर पढ़ेंगे तो ये 1917 में कुछ हुआ था। तो वहाँ पे लेनिन जो आए थे, उनके वो हेड थे, वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे। देन ये मॉडल पूरी तरीके से पलट गया था यूएसएसआर में। उस टाइम कैपिटलिज्म से तुरंत कम्युनिज्म की तरफ स्विच कर गया था, एक रेवोल्यूशनरी फेज से निकल के वो। फिर चाइना में हम माओस्ट सोशलिज्म देखते हैं विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो जो चाइना में माओ की बात करते हैं, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, हमें माओस्ट सोशलिज्म देखने को मिल गया था। सोशलिज्म के की कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। आप अगर कहीं की भी बात कर लो, अभी भी जो चाइना में ये मॉडल ये लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चाइना में हर किसी को काम है, हर किसी के खाने पीने पर रोक नहीं है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, और लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। इंडिया में आप बात करोगे तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं, जिसमें नेहरू इसके सबसे बड़े वो मानने को दिखते हैं, एक चिन्ह कह सकते हैं जिसको, ठीक है। जिसमें प्लानिंग कमीशन को हम देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है, क्यों, क्योंकि उसमें कैपिटलिज्म के भी कुछ फीचर्स लगे हुए हैं और कुछ फीचर्स किसके हैं, सोशलिज्म के हैं। अगर कैपिटलिज्म से आप कोई भी स्टार्टअप कर सकते हो, कोई बिजनेस डाल सकते हो, तो सोशलिज्म के थ्रू क्या होता है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो नॉर्मल लोगों को, जो छोटे गरीब लोग हैं, उनको क्या करती है, टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा सहायता करती रहती है। चाहे वो आज देखो राशन बांट देती है कभी कभी सरकार, और कभी गरीब आवास योजना ले आती है, स्वच्छ जल योजना ले आती है। तो इस तरह की योजनाओं से सरकार क्या करे, वेलफेयर करे सोसाइटी का। अगर यही कैपिटलिज्म होता तो ये नहीं करती बिल्कुल भी। तो सरकार ये कहती तुम्हारे दो हाथ है, काम करो और अच्छी ज़िंदगी कमाओ, ठीक है, ये बात कहती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में वेलफेयर स्टेट मॉडल है, जिसमें यूके और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हमने पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हम पहले तो क्रिटिसिज्म भी हम डिस्कस कर लेंगे। सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या है, सारी आइडियोलॉजी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अगर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो मैंने पहले ही कहा था कि आइडियोलॉजी फिर परफेक्ट हुई, और कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसके कोई ना कोई फ्लोज एंड कॉन्स निकल आते हैं।
तो सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मार्क्सिज्म, तो इनका मानना है कि जो सप्रेशन हो जाएगा इंडिविजुअल लिबर्टी का, मतलब स्टेट जबरदस्ती फोर्स करेगा कि नहीं नहीं नहीं, सारे लोग क्या करोगे, मिलके ये काम करोगे, सारे लोग प्रोड्यूस करोगे। अब मान लो आप एक घर में 5 लोग रहते हो, ठीक है, और आप किसी कोऑपरेटिव का हिस्सा हो, आप किसी उसमें फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपको काम ही करना है, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मन है म्यूज़िक में, ठीक है, आपका मन है कि आप म्यूज़िक सिंगर बनो, ये बनो, तो आप वो नहीं कर सकते। इससे क्या है, लिबर्टी आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, आपको लिबर्टी यूज़ नहीं करने दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया तुमने प्रोड्यूस नहीं किया तो तुम्हें खाने को नहीं मिला, चलो निकलो यहाँ से। ये जब आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर बना रहता है सोशलिज्म में। देन सेकंड हमें देखने को मिलता है रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, सोवियत मॉडल। तो सोवियत जो यूनियन था, यूएसएसआर था, वो आगे चल के बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गया था। जो स्टालिन ने, लेनिन के बाद जो स्टालिन वहाँ पे आए थे, तो उनके राज्य में तो ये समझ लो कि एकदम बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम बन गया था इस तरीके से, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, स्टेट के खिलाफ बोल नहीं सकता था, प्रेस को फ्रीडम नहीं थी कैसी भी। तो इस तरीके की बातें क्या होती हैं, ये जब हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं तो कभी कभी केसेस में क्या होता है, ये अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लोगों का हमेशा ही क्या होता है, बुरा होता है, कभी उनका अच्छा नहीं होता है। एंड द इनएफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, और इसमें क्या होता है, इनएफिशिएंसी डेवलप हो जाती है क्योंकि कॉम्पिटिशन आपके पास होता नहीं है। अब मैं हूँ, ठीक है, मैं एक समाज का हिस्सा हूँ और मेरे समाज में क्या है, सोशलिज्म लागू है। मुझे पता है कि मैं बहुत बेहतरीन कार बना सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कार बनाई तब भी सरकार उसको 1 लाख में बेचेगी, और जो नॉर्मल लोग कार बना रहे हैं उसको भी 1 लाख में बेचेगी। तो मैं अपना टैलेंट वेस्ट करूंगी? आपको लगता है? बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। और सेम ऐसा ही हुआ था यूएसएसआर में। यूएसएसआर में जो टैलेंटेड लोग थे वो अपना टैलेंट दिखाने से डर रहे थे, एक तो लेजीनेस आ गया। क्यों? क्योंकि लोग अपना टैलेंट दिखा रहे तो भी उनकी कीमत नहीं थी, और जिनके पास टैलेंट नहीं था उनकी भी कीमत नहीं थी। तो सबको एकदम सेम कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो ऐसे सिस्टम में आप कितना डीमोटिवेट हो जाओगे, कुछ भी करने के मन नहीं करेगा, आप कोई भी वेलफेयर करने का सोचोगे भी नहीं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है, यूटोपियन विजन अनरियलिस्टिक। तो इनका मानना है ये तो सारा जो पूरा सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है ये पूरा ख्याली पुलाव है, ये कभी भी रियलिस्टिक नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना, इस तरीके के सोशलिज्म पैटर्न हमने लागू कर दिया तो समाज में सारे लोग बराबर हो जाएंगे, मतलब सारे ही लोग बराबर हो गए, कोई किसी की बात नहीं सुनना है, कोई किसी का कुछ कह नहीं रहा है। मतलब इसके कुछ कुछ अच्छे वो भी हैं तो गलत भी हैं, ठीक है। और जो मतलब कि टैलेंटेड लोग हैं वो तो बेचारे खामा खा इसके चक्कर में पिस ही रहे हैं। तो ये कहते हैं ये तो बहुत अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लागू ही नहीं कर सकते, ठीक है। देन इसमें हम लास्ट देखेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्रिटिसाइज एज कॉम्प्रोमाइज। तो इनका मानना है जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, मतलब तुम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ये क्या होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? ये बिल्कुल हटाओ, ये बेकार है, ठीक है। मिक्स सोशलिज्म चल सकता है, कैपिटलिज्म चल सकता है, लेकिन प्योरली सोशलिज्म या कम्युनिज्म नहीं चल सकता, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, अभी एक स्लाइड और बची है, मुझे लगा यही लास्ट है। तो देखो इसमें जो रिलेवेंस देखते हैं इसका, कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन कौन से इसके रिलेवेंस है। देन ग्रोइंग इनइक्वालिटी अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो देखो हम आज देख रहे हैं समाज में क्या है, या फिर पूरे दुनिया को आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है, अमीर गरीब का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। और ये किसकी वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ने लोगों को इतना ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब कर दिया है कि वो अब वेलफेयर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनकी समाज को लेके कोई ही दायित्व नहीं है, उनका कुछ नहीं, उनके उसमें कंट्री में गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं, बदतर रह रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पेट भर रहा है, उनको अच्छा खासा मिल रहा है, बस उनको इतने से ही मतलब। सारे लोग इंडिविजुअल का सोच सोच के इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि उनके बगल में कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब किसकी वजह से? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। देन सोशलिस्ट आइडिया इन वेलफेयर स्कीम, सोशल जस्टिस पॉलिसी। और हम इसी तरीके से सोशलिस्ट का जो आइडिया है वो हमें वेलफेयर स्कीम में मिलता है, चाहे वो सरकार लॉन्च करे चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करे। इसमें क्या होता है, हमें से टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं कि सरकार हमारे फेवर में बहुत सारी चीज़ें करती रहती है। तो ये सब क्या है, ये सोशलिस्ट एजेंडा होते हैं। और इससे क्या होगा, समाज में जस्टिस आएगी और पॉलिसीज़ के थ्रू ये क्या करें, रेगुलेट करेंगे। देन सेकंड हम देखते हैं इन्फ्लुएंस इन यूएन एसडीजी गोल्स। देखो यूएन के एसडीजी गोल्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम बाद में। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गोल बनाए हैं कि हमें इतने टाइम तक इनको पूरा करना है, जिसमें आप बात करते हो नो पॉवर्टी की बात करते हो, ज़ीरो हंगर की बात करते हो, लेस मोर्टेलिटी रेट की बात करते हो। तो ये सारे किस चीज़ के आइडिया, सोशलिज्म के आइडिया हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, एनवायरमेंटल सोशलिज्म की बात
कहते हैं, जिसमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरमेंट को एज अ ड्यूटी, सारे लोगों की कम्युनिटी की ड्यूटी है वो मिलकर क्या करें, एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। तो ये सारी बातें ये करते हैं। एंड द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, और इसी तरीके से क्या हो, राइज हो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की पूरी दुनिया में। ठीक है, हमारे हक में जब सरकार काम नहीं करती तो हम सड़कों पे आ जाते हैं, सर से डिमांड करते हैं, प्रेस डिमांड करती है। तो ये क्या है, ये भी सोशलिज्म के बहुत ज़्यादा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट हम इसके कंक्लूजन देख लेंगे। तो इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं सोशलिज्म इज द एंड्यूरिंग आइडियोलॉजी बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो क्या है, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है जो क्या करती है, इक्वालिटी को और जस्टिस को क्या करती है, बैलेंस करती है दोनों चीज़ों को। एंड वेराइट फॉर्म्स, यूटोपियन टू डेमोक्रेटिक टू मार्क्सिज्म, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है। आप चाहे यूटोपियन सोशलिज्म की बात करो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करो या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात करो। एंड इज स्टिल रिलेवेंट इन डिबेट्स ऑन कैपिटलिज्म, वेलफेयर, एनवायरमेंटलिज्म एंड द सोशल जस्टिस। और आप अभी भी पूरी दुनिया में डिबेट्स वगैरह देखोगे, लोगों की आइडियोलॉजी सुनोगे, किसी पार्टी की बारे में जानोगे, तो वो हमेशा कोई कैपिटलिज्म को फेवर करता है, कोई वेलफेयर को फेवर करता है, कोई एनवायरनमेंट को फेवर करता है, कोई सोशल जस्टिस को फेवर करता है। तो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी भले बहुत ज़्यादा प्योरली प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन इसका रिलेवेंस आज भी है पूरे वर्ल्ड ओवर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकारों ने पूरी तरीके से मार्केट पे छोड़ रखा है। अगर ऐसा होगा तो कुछ ही लोग पूरे सत्ता को पकड़ लेंगे, फिर तो मोनार्की सिस्टम आ जाएगा ना। मतलब एक तरीके से देखो, अगर सब कुछ स्टेट पे छोड़ दिया तो हैंडफुल ऑफ पीपल, 10 मुश्किल से 10% ऑफ द इंडियन पीपल पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, और किसी को इवन नीडल सुई बेचने वाले तक को मार्केट में नहीं आने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अथॉरिटेरियन सिस्टम डेवलप हो जाएगा और हम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशलिज्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई, इसके नोट्स बना लेना प्रॉपर, और वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार से फिर देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इसके 2-3 आइडियोलॉजीज़ और है, वो सब हम कवर कर लेंगे। देन हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से शुरू करेंगे। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे बने रहना आराम से, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से हम दिसंबर 2025 के यूजीसी नेट को कवर कर रहे हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो एग्ज़ाम आ रहा है, उसके प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट हमें दिसंबर में ही बताई जा रही है। देन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें।